हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है, ये हमें दिख रहे हैं अर्नेस्ट लॉरेंस। ये एक कैलिफोर्निया के अमेरिका के साइंटिस्ट है अर्नेस्ट लॉरेंस। इन्होंने 1930 में एक साइक्लोट्रॉन बनाया। साइक्लोट्रॉन किस काम में आता है? साइक्लोट्रॉन किसी भी पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से घुमाने के काम में आता है। ये इतनी हाई स्पीड से क्यों घुमा रहे हैं आप सोचेंगे, तो हाई स्पीड से घुमाने से न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका बहुत महत्व है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम न्यूक्लियर पे प्रोटॉन की बॉम्बार्डिंग करानी होती है या हाइड्रोजन की बॉम्बार्डिंग करानी होती है, बहुत तेज प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड कराना होता है, तो उस समय पर साइक्लोट्रॉन की हमको मदद लेनी पड़ती है। साइक्लोट्रॉन अर्नेस्ट लॉरेंस ने 1930 में बनाया और उसके बाद 1939 में इनको सेम चीज के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। ये है अर्नेस्ट लॉरेंस, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पीएचडी थे और वहीं पर फिर ये प्रोफेसर भी रहे। वहीं पर इनने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में साइक्लोट्रॉन भी बनाया अपना पहला 1930 में, और इसको पेटेंट करा दिया 1932 में, और 1939 में इसके लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला। तो आइए जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, ये काम कैसे करता है, और इससे हमें जो फिजिक्स है इसको कौन कौन से फायदे होते हैं। तो साइक्लोट्रॉन देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला साइक्लोट्रॉन अगर हम देखें तो यहाँ साइक्लोट्रॉन में दो चीजें होती हैं, दो फील्ड बनाते हैं हम। एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो इन दोनों मैग्नेट के कारण बनाई जाती है, और एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बीच में आप देख रहे होंगे, ये दो डी आपको दिखेंगे। अभी हम इस पे आगे जाके इसको एलेबरेट करके फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो डी रखी जाती हैं। ये दो जो डीज हैं डी शेप की होती हैं। ये डीज जो है वो हॉलो होती हैं अंदर से, और दो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं थोड़े से डिस्टेंस पे। और यहाँ पर ये जो दो डी हैं इनको वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है। यहाँ पर ये जो स्पेस है, इस स्पेस में वैक्यूम होता है। काम कैसे करते हैं देखते हैं आगे वाली स्लाइड्स में। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक मैग्नेट है और ये भी एक मैग्नेट है, और यहाँ पर रखा हुआ है एक साइक्लोट्रॉन। ठीक है, एक्चुअली में ये होता है साइक्लोट्रॉन। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी वेक्टर की डायरेक्शन। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। 1930 में जब इन्होंने इसको बनाया, अर्नेस्ट लॉरेंस ने जब साइक्लोट्रॉन को डिस्कवर किया, उससे पहले भी साइक्लोट्रॉन बन चुके थे, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 1950 में अर्नेस्ट लॉरेंस ने ही एक सिंक्रोट्रॉन बनाया। सिंक्रोट्रॉन जो है वो और भी तेज काम करता है। वो किसी भी पार्टिकल को लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड में इसको रोटेट कर सकता है। अभी हम यही वाला साइक्लोट्रॉन देखते हैं। जो हमारा साइक्लोट्रॉन है ये 1950 में बना था, जो सिंक्रोट्रॉन था। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिंक्रोट्रॉन भी हम समझेंगे इसी वीडियो में आगे। अभी हम साइक्लोट्रॉन समझ लेते हैं पहले कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन मेनली दो प्रिंसिपल पर काम करता है, मैंने आपको बताया। कौन से दो प्रिंसिपल? एक तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल रखा है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल रखा है। इन दोनों फील्ड्स में हम पार्टिकल को एक साथ रख देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने पिछले चैप्टर में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होता है। कोई पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो उसको सर्कुलर रोटेट कर देता है, वो उसको गोल गोल घुमा देता है। या तो हेलिकल मोशन करेगा या फिर वो सर्कुलर मोशन करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल रखा हुआ होता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़े हैं अपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक फोर्स दे देती है, वो उसको उसकी स्पीड बढ़ाने में काम में आती है। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका डायरेक्शन चेंज करने में काम में आता है। तो साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल के ऊपर दो दो फोर्स लगती हैं। एक तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है और दूसरा उसकी स्पीड भी चेंज होती है, मतलब उसका फोर्स भी चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और इन दो डीज को हम एक वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं। मैंने आपको बताया इस जगह पर वैक्यूम होगा, ये वैक्यूम चैम्बर है। इन दोनों डीज में अगर हम इन दोनों डीज को सामने से देखें, मतलब ऊपर से देखें, अगर हम इसको ऊपर से जब हम देखेंगे इसको, तो ये कुछ इस तरीके की डीज आपको दिखेंगी। ये पहली डी और ये दूसरी डी। गौर करने की बात ये है कि ये जो दोनों डीज हैं, ये दोनों डीज हॉलो होती हैं अंदर से। ये हम जो पहली स्लाइड में देखा हमने, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डी है, ये यहाँ पर स्पेस है ना, ये यहाँ पर अंदर हॉलो होती है। इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये खोखली होती है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये यहाँ पर हॉलो है, अंदर ये हॉलो होती है, यहाँ पर ये हॉलो होगी अंदर से। तो जो डीज हैं, कहने की बात ये है कि जो दोनों डी हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं, इनके अंदर पार्टिकल रिवॉल्व कर सकता है।
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मतलब कि हम अगर इसको ऊपर से देख रहे हैं तो सामने की डायरेक्शन में है। फिर से मैं वही इस्तेमाल करूंगा, ये क्रॉस बनाऊंगा। क्रॉस क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, बी वेक्टर अंदर की तरफ है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक सोर्स जोड़ देते हैं हम, ठीक है। ये सोर्स भी थोड़ा सा स्पेशल होता है, इसके सोर्स के बारे में भी हम आगे जाके इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसकी सोर्स काम कैसे करता है। अभी हम बेसिक कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये दो डीज होती हैं, ये दो डीज दो मैग्नेट्स के बीच में होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में। और ये जो डीज जिस चैम्बर में रखी रहती है वो इवैक्यूएटेड चैम्बर होता है, मतलब वैक्यूम चैम्बर होता है। इस तरीके का इसका कुछ कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर एक चैनल होती है, इस चैनल के थ्रू यहाँ से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की हाई स्पीड पार्टिकल को बाहर निकाल सकते हैं। इस चैनल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक चैनल है, ये इसमें से पार्टिकल बाहर आ रहा है। इस वाले केस में भी अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये एक चैनल है, इसमें से पार्टिकल बाहर आ रहा है, ठीक है। ये चैनल में से पार्टिकल बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा चैनल बना दिया जाता है जिसमें से पार्टिकल बाहर आ सके, ये चैनल बाहर आ जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर हमने सेंटर, ये अगर सेंटर है इन दोनों डीज का, उस सेंटर के थोड़े से नीचे अगर मैंने एक पार्टिकल रखा, एक पॉजिटिव चार्ज रखा, मान लीजिए इसका चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। इसको यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चार्ज जो है वो प्लस क्यू है। यहाँ पर और भी चीज़ें करेंगे भी हम। तो अगर दोनों डीज के सेंटर से जस्ट थोड़ा सा नीचे हम एक पार्टिकल को रख दें, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस पे एक फोर्स लगाएगी। अगर ये मोशन में है तो मोशन में कैसे आएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि ये प्रोटॉन है और हमने यहाँ पर एक सोर्स लगाया है, जिस सोर्स ने इस डी को पॉजिटिव चार्ज दिया और इस डी को नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इस डी को नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब देखिए ये चार्ज जो है वो चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इस चार्ज का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़े होंगे, हमारे जो आगे के चैप्टर्स हैं उसमें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता था, जब हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज देते थे तो वो चार्ज अंदर वाली साइड पे तो एक्यूमुलेट हो जाता था, यहाँ पर प्लस हो जाता था, इसको माइनस दे तो ये माइनस हो जाता था, लेकिन इस साइड कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता था। क्यों, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा चार्ज का। ये वाला पॉजिटिव जो है वो इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपने पास, तो पीछे वाली साइड पर जो है फील्ड नहीं बनेगी। कभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में पीछे वाली साइड पर फील्ड नहीं बनती है, अंदर वाली साइड है, यहां पर एक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। वही सेम केस अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि ये जो पूरा टोटल एरिया है, इस टोटल एरिया पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता। चार्ज एक्यूमुलेट कहाँ होता है, इस बाउंड्री पर। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, तो ये दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पास तो यहीं आ सकते हैं ना। अब ये वैक्यूम में तो जा नहीं पाएंगे, तो ये इस डी के ऊपर इसकी बाउंड्रीज पे यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब क्या होगा, जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर एक फील्ड बनेगी। ये जो फील्ड बनेगी, ये फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है जो मैंने क्रॉस बनाया है, अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है, ई वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को एक फोर्स मिलेगा, एक इनिशियल स्टार्ट मिलेगा, एक किक मिलेगी इस प्रोटॉन को। इस प्रोटॉन को हमने यहाँ पर ला के रख दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको एक किक दिया। ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में भागेगा। जैसे ये यहाँ आएगा और भागेगा, जैसे ये चलना चालू कर देगा, मीन टू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही ये जो प्रोटॉन है वो चलना चालू कर देगा, ये अपना मोशन जैसे ही स्टार्ट कर देगा, तो ये क्या करेगा। अब हम वो वाला केस याद करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करने लगे तब क्या होता है। तो कोई चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करने लगता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा देता है, उसको सीधे जाने ही नहीं देता कभी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की डायरेक्शन में है वो क्या करेगी, वो इस पार्टिकल को घुमा देगी। तो ये पार्टिकल क्या करेगी, ये पार्टिकल घूम जाएगा।
पार्टिकल इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है, इस तरीके से घूम गया, यहां आया। जैसे ही यहां आया तो ये पार्टिकल, अभी इसके पास एक इनर्शिया था, ये घूम रहा था, तो इनर्शिया ऑफ मोशन था इसके पास, ये एकदम से रेस्ट पे तो आ नहीं जाएगा, एकदम से रेस्ट पे नहीं आएगा, तो क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही बाहर आया तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये और ये जो पार्टिकल है पॉजिटिव पार्टिकल, वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको धीमा हो जाना चाहिए, ये तो रुक जाएगा ना यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो सोर्स है हमारा, ये बहुत इंटेलिजेंट सोर्स है, ये एक ऑसिलेटर है, ये हमेशा इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इसकी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है अपनी खुद की। तो ये डी की पोलैरिटी चेंज कर देगा, तो क्या हो जाएगा डी में, ये सारे, अब इस केस में जो माइनस है, नेगेटिव्स जो है, ये जो नेगेटिव्स हैं, ये नेगेटिव जो, ये प्लस नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, ये जितने भी पॉजिटिव हैं ये नेगेटिव बन जाएंगे, और ये जितने भी नेगेटिव्स हैं ये पॉजिटिव बन जाएंगे। अब देखिए, मैं अगर इसको नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाऊं, तो ये सारे नेगेटिव और ये सारे पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब इस डायरेक्शन में हो जाएगी। कहने की बात ये है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल रुकेगा नहीं, ये पार्टिकल हमारा यहां से चालू हुआ था, ये चला यहां से, ये हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला और यहां पर आया, और फिर यहां से इस डायरेक्शन में चल के बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया तो क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो गई, पोलैरिटी चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अब इस डायरेक्शन में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जब इस डायरेक्शन में आ जाएगी तो इस पार्टिकल को यहां से एक और किक मिलेगी और ये दूसरी वाली डी में एंटर हो जाएगी। और डी तो कैसी है, डी तो हॉलो है, यहां पर तो कुछ है नहीं, तो डी के अंदर जाएगी। जैसे ही डी के अंदर जाएगी तो क्या होगा, देखिए, ये मान लीजिए डी के अंदर आई, यहां से ऐसी गई, यहां गई, अब डी के अंदर आई तो क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगी, यहां पर इसकी स्पीड इतनी थी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी स्पीड तो चेंज करती नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड डज सो। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसा करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक और ज्यादा थोड़ी सी स्पीड दे देगी, थोड़ा सा फोर्स दे देगी, जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और ये इसके अंदर एक बड़ा गोला जो है वो डिस्क्राइब करेगी। फिर ये यहाँ जाएगी, फिर से पोलैरिटी चेंज होगी, फिर ये इस तरीके से मोशन करती हुई यहाँ जाएगी। अब इसके पास और बड़ा, यहाँ से फिर से इसको एक चार्ज मिल जाए, इसको एक फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का किक मिल जाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ से फिर से एक और बड़ा सर्कल डिफाइन करेगी और बड़ा सर्कल डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पर आएगी, फिर ये यहाँ जाएगी, इस तरीके से फिर से इसको और बड़ा कर, यहाँ पर एक बार फिर से आके इसको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होके इसको फिर से एक किक देगी, ये ऐसा घूमेगी और इसकी वेलोसिटी इस कारण जो है वो बढ़ती जाएगी और यहाँ से हम इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, पार्टिकल बना लेते हैं, कहाँ कहाँ जाएगा। पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ आया, इस डायरेक्शन में यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फिर ये बाहर आ गया, यहाँ आ गया पार्टिकल। ठीक है, हमको एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल मिल गया। हमने तो रुका हुआ पार्टिकल दिया था ना, हमने तो यहाँ पर रुका हुआ पार्टिकल दिया था, ये जो पार्टिकल था वो तो रुका हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको एक किक दिया, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको गोल घुमा दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको एक किक दिया, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको गोल घुमा दिया। ऐसा ही चलता रहा और ये बहुत पूरे साइक्लोट्रॉन में घूमते घूमते इतनी ज्यादा स्पीड हो गई इसकी कि हमने इसको बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के हम इसको किसी भी न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड करा देते। वो बात की बात है कि इसका हम करते क्या है, हम अभी इसका वर्किंग देख रहे थे कि ये वर्क कैसे करता है। तो वर्क कैसे करता है, दो फील्ड के अंडर काम करता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड करती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ घुमाती है, उसका काम है घुमाना। वो कहते हैं हमें तो बस घुमाना आता है भैया, हमको आप दे दो पार्टिकल, हम इसको घुमा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है नहीं, हमें तो इसको तेज करना आता है। तो लॉरेंस बोले कि तुम दोनों लोग आ जाओ और हम इसको घुमाएंगे भी और तेज भी कराएंगे, तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन बना दिया, जिसने क्या किया, पहले पार्टिकल को एक स्टार्ट दिया, फिर इसको घुमाया, फिर स्टार्ट दिया, फिर घुमाया। इस कारण क्या हुआ, ये घूमते घूमते अपना सर्कल बड़ा करती गई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा
कि अगर सर यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगा उसने पोलैरिटी चेंज कर दी, उससे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए यहाँ से यहाँ आने में, तो फिर तो हमें ऑसिलेटर को हर बार चेंज करना पड़ेगा। हर बार हम ऑसिलेटर का स्विच ऑन करें, फिर ऑफ करें, फिर ऑन करें, फिर ऑफ करें, मतलब इसकी पोलैरिटी हर बार हम चेंज करें, तो ये तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट मूव करता है, ये तो चार्ज पार्टिकल है, इनकी स्पीड तो बहुत फास्ट होती है। लाइट की स्पीड के फास्ट भी नहीं होती है, लेकिन होती तो काफ़ी फास्ट है। तो क्या ऐसा नहीं होता है? देखो, हमने जब पिछले लेक्चर जो आपने देखा हो मेरा, उसमें अगर हमने टाइम पीरियड के बारे में बात की थी, तो टाइम पीरियड क्या होता है इसका 2πm/QB, ये टाइम पीरियड होता है। किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन का जो टाइम है वो इतना ही होगा। ये देखिए, ये किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है किसी भी स्पीड पर, मतलब कि टाइम हमेशा उतना ही लगेगा, चाहे पार्टिकल यहां से यहां आए, चाहे पार्टिकल यहां से यहां आए, कितना भी बड़ा सर्कल हो जाए। ये देखिए, रेडियस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है और ना ही ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो कितना भी बड़ा सर्कल हो जाए उसका टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, जितनी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। मतलब वेलोसिटी और रेडियस पे तो टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता है। तो क्या होगा अगर हम इसका हाफ टाइम निकालें? देखिए, टाइम हाफ, यहां से यहां आने में तो हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर यहां से यहां आने में एक और हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का टाइम देखें टी हाफ अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, इसका आधा, मतलब कि πm/QB। तो इतना टाइम जो लगेगा यहां से यहां तक आने में, उतना ही सेम टाइम लगेगा इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में, फिर उतना ही सेम टाइम लगेगा इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में। और कहने का मतलब ये है कि ये हर हाफ साइकिल में सेम टाइम पीरियड से रिवॉल्व करेगा। इस टाइम पीरियड को अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, फ्रीक्वेंसी अक्सी क्या आ जाएगी, टाइम पीरियड का इनवर्स, मतलब कि QB/2πm। इसको कहते हैं हम साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन कैसी रहती है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मास आपके पार्टिकल का चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज आपके पार्टिकल का चेंज नहीं हो रहा है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पार्टिकल की चेंज नहीं हो रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने दी थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट से, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी ही नहीं, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। क्या हो गया कि हमें इस ऑसिलेटर को टाइम कैलकुलेट करके बार बार इसको इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा। ऑसिलेटर जितनी हम एक बार बस फ्रीक्वेंसी देख लें, उसी फ्रीक्वेंसी पे अगर हम इस ऑसिलेटर को सेट कर दें तो हमारा जो पार्टिकल है वो घूमता रहेगा और अपने एक निश्चित वेलोसिटी हो जाएगी जब इसकी, तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमें सेट क्या करना है? ऑसिलेटर को इस फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है। तो ये काम तो हमारा आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। लेकिन हाँ, होता क्या है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, जब मैंने बताया आपको सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन क्या होता है, या सिंक्रोट्रॉन भी कहते हैं उसको, ये किसी भी पार्टिकल को मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, हम मेनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे यहाँ पर, उसको लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से घुमा देता है। और जब कोई भी पार्टिकल इतनी ज्यादा स्पीड से घूमने लगता है तो उसके मास में थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक है। उसके मास में जो अंतर आता है वो क्या होता है, उसको हम लॉरेंट्ज फैक्टर बोलते हैं। लॉरेंट्ज फैक्टर के बारे में पता है आपको? देखिए, लॉरेंट्ज फैक्टर क्या है? मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का रेस्ट मास, उसका रेस्ट मास है m0। चार्ज पार्टिकल के दो मास होते हैं, हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो रेस्ट मास से कैलकुलेट करते हैं, पार्टिकल के मूविंग मास से या फिर रिलेटिविस्टिक मास से नहीं करते हैं। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, अभी हम आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इस पर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए, आपकी समझ के लिए, आपके एक इंट्यूशन ग्रो करने के लिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए। रेस्ट मास m0 से डिनोट करते हैं और रिलेटिविस्टिक मास रिलेटिविस्टिक मास इसको मान लीजिए हम m से डिनोट करते हैं।
तो जो m है वो m क्या हो जाता है, ये होता है m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v अपॉन सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, मतलब 12th के बाद अगर आप बैचलर्स ऑफ साइंस करें या फिर जो भी इंजीनियरिंग करें, उसमें आप लॉरेंट्ज वेक्टर के उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो v अपॉन सी का स्क्वायर है, इसको हम बीटा से भी डिनोट करते हैं, m0 अपॉन √1 माइनस बीटा स्क्वायर। और ये जो डिनोमिनेटर आया है इसको गामा लिखते हैं, इसी गामा को हम कहते हैं लॉरेंट्ज वेक्टर। m इज इक्वल्स टू, अब हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू m0 गामा। तो जब भी कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड के कंपेरेबल वेलोसिटी से चलने लगता है, तब उसका मास जो है वो चेंज होता है। देखिए उसका रेस्ट मास ये है और उसका मूविंग मास अगर ये है m, तो रेस्ट मास में एक फैक्टर का मल्टीप्लाई हो गया गामा। ठीक है, तो जो हमेशा 1 से बड़ा होता है और ये हमेशा बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, v की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब क्या है कि आप जब वेलोसिटी से चलने लगेंगे, लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल वेलोसिटी से जब आप चलने लगेंगे, तब आपके मास में चेंज आएगा। ठीक है, ऐसे ही सुपरनोवा जो है या फिर जो भी स्टार फॉर्मेशन है, वो स्टार फॉर्मेशन के बारे में जब हम बात करेंगे आगे, उस पर आपको पता चलेगा कि जो स्टार्स का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है और वहां पर जो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे काम करता है। यहां देखिए इस केस में आगे वाले चैप्टर में, यहां देखिए मान लीजिए कि यहां पर मैंने टाइम पीरियड जो आपको बताया वो है 2πm/qb। ठीक है, यही टाइम पीरियड होता है किसी भी साइक्लोट्रॉन का या किसी भी पार्टिकल के मोशन करने का, ये टाइम पीरियड होता है। अब यहां पर अगर वो पार्टिकल बहुत तेजी से मोशन करने लगे, अगर वो पार्टिकल लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से, मतलब 99% भी अगर वो लाइट की स्पीड से चलने लगे, तो यहां पर हमको एक जो मास है, मास में चेंज देखने को मिलेगा। और वो चेंज क्या होगा, वो होगा एक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं गामा। तो उस समय पर जो मास है वो हो जाएगा 2π∗m डिवाइडेड बाय qb। अब देखिए, अब यहां पर टाइम पीरियड चेंज हुआ, टाइम पीरियड में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला। कितना चेंज, गामा फैक्टर चेंज देखने को मिला। इस तरीके के जो साइक्लोट्रॉन होते हैं उनको हम सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन कहते हैं। ये 1950 में डिस्कवर हुए थे। ये सबसे तेज होते हैं साइक्लोट्रॉन। ये किसी भी पार्टिकल को बहुत तेज मोशन करा देते हैं। हम सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन क्यों नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि हमको हर समय पर उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती। फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती, इसके लिए हमको एक फ्रीक्वेंसी चाहिए भी तो पड़ेगी। हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि कब चेंज करनी है उस फ्रीक्वेंसी को। हम अगर कभी भी चेंज कर दें तो हमारा साइक्लोट्रॉन काम ही नहीं करेगा। तो साइंटिस्ट ने जब इस फैक्टर के बारे में पता लगाया, तब उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर एक गामा फैक्टर अगर हम टाइम पीरियड में मल्टीप्लाई कर दें और उस गामा फैक्टर की वैल्यू हमेशा चेंज करते रहें, तो हम इसके टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हम किसी भी पार्टिकल को और भी तेज, बहुत तेजी से, मतलब लाइट की स्पीड का कंपेरेबल वेलोसिटी आप समझ सकते हैं। अगर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और आप मान लीजिए 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भी किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा दें, तो वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से जब कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए प्रोटॉन ही है, वो जब किसी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेगा, तो उससे हमें बहुत सारे नए नए न्यूक्लियर फिनोमिना जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमने क्या बनाया, सिंक्रोट्रॉन या फिर सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, जो कि 1950 में आया। तो हमने देखा कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है, साइक्लोट्रॉन किसी भी पार्टिकल को घुमा देता है। अब हम देखें कि अगर साइक्लोट्रॉन किसी पार्टिकल को घुमा रहा है, तो फिर उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना। किसी पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन ने घुमा दिया, वो घुमा रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए। तो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करें, हम रिलेटिविस्टिक मास में नहीं जा रहे हैं या रिलेटिव थ्योरीज पे बात नहीं करें, हम नॉर्मल तरीके से जो हमारे 12th के लेवल पर जरूरी है उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, और अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है,
चाहे वो साइक्लोट्रॉन के अंदर कर रहा हो, चाहे वो नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा हो, उसके पास एक वेलोसिटी होती है। ठीक है, वो वेलोसिटी क्या होती है हमने पिछले केस में भी निकाला था। पिछला जो लेक्चर था मेरा मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी हमने एक वेलोसिटी निकाली थी। ये सेंटर है, मान लीजिए यहाँ से एक वेलोसिटी जा रही है और ये फोर्स है जो कि लॉरेंट्ज फोर्स है। तो लॉरेंट्ज फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² r इक्वल्स टू लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला qvb। यहाँ से मैं अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं तो वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालने पहले, अगर मैं यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगी mv² qvb इज इक्वल्स टू r, और ये v से v कैंसिल हो जाएगा तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी mv/qb। अब मैं इस वेलोसिटी के लिए अगर इसका फॉर्मूला बनाऊं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, r/qb डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू v। ठीक है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया r/qb/m इज इक्वल्स टू v। इस v को हम इस जगह पर अगर यहाँ पर इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये मान लीजिए साइक्लोट्रॉन में ही घूम रहा है कोई चार्ज पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी ये आने वाली है r/qb/m, अभी डिराइव किया। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ m इंटू v का स्क्वायर। v मतलब वेलोसिटी, r² q² b² डिवाइडेड बाय m²। यहाँ m² से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाएगी 1/2 r² q² b² डिवाइडेड बाय m। ये काइनेटिक एनर्जी होती है साइक्लोट्रॉन के जो चार्ज पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो r रेडियस है, देखने वाली बात ये है कि जो r जो मैंने रेडियस लिया है वो r ना लिख के rc अगर मैं लिखता तो ज़्यादा एग्जैक्ट होता। rc जो है वो रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन है। ये जो दो साइक्लोट्रॉन की डीज थी, ये जो दो डी थी, और यहाँ पर अगर मैंने चार्ज पार्टिकल रखा था वो इस तरीके से मोशन करते हुए यहाँ से अगर निकल जाता है इस तरह से, तो ये सेंटर से इस जगह की जो डिस्टेंस है, हम तो इस पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल मुझे मिला उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। और उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नापने के लिए या जानने के लिए हमें इस डिस्टेंस का पता होना चाहिए ना। ये जो सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस क्या है, इस साइक्लोट्रॉन का रेडियस है। इस साइक्लोट्रॉन का रेडियस यहाँ पर मैं अगर rc लिखूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, या फिर आपकी बुक में r² q² b²/m ही है तो आप इसी तरीके से याद रखें। लेकिन याद ये रखें कि ये जो r मैंने लिखा है ये किसी भी सर्कल का रेडियस नहीं है, ये इस साइक्लोट्रॉन का रेडियस है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन के बारे में आज हमने क्या जाना, साइक्लोट्रॉन दो प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला प्रिंसिपल तो ये कि वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल को घुमा देती है। दूसरा प्रिंसिपल ये कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल को एक पुश देती है जो कि उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो साइक्लोट्रॉन करता क्या है, साइक्लोट्रॉन उसकी डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ उसकी स्पीड में भी चेंज लाता है, जिससे कि पार्टिकल जो है वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो जाता है। और हमको एक्सेलरेटेड पार्टिकल की जरूरत पड़ती है न्यूक्लियर फिनोमेनास को जानने के लिए, या फिर किसी पार्टिकल के एंटी पार्टिकल को जानने के लिए, या फिर वो पार्टिकल किस पार्टिकल से बना है उस पार्टिकल को जानने के लिए हमें इस साइक्लोट्रॉन की बहुत जरूरत पड़ती है। क्योंकि साइक्लोट्रॉन क्या करता है, किसी भी पार्टिकल को बहुत तेजी से घुमा देता है। और ये तो ठीक ही है साइक्लोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन के बारे में हमने बात किया, वो क्या करता है, जब आपने देखा कि लॉरेंट्ज वेक्टर लगा देते हैं, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जब कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड की कंपेरेबल स्पीड से ट्रेवल करने लगता है तो उस केस में जो साइक्लोट्रॉन यूज होता है, अगर कोई भी पार्टिकल बहुत ज़्यादा तेजी से आपको घुमाना है, लाइट की स्पीड की कंपेरेबल स्पीड से घुमाना है, तो उस समय पर हम सिंक्रो साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं, जिनका इन्वेंशन हुआ था 1950 में। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे के लिए धन्यवाद।